हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं हूं अंशु कपूर और यह है क्लास 12th केमिस्ट्री लेक्चर 2 सॉलिड स्टेट। आज के लेक्चर में हम सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे और उसके बाद क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सॉलिड दो टाइप के होते हैं बेसिकली, दो सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, सॉलिड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनके मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं और एमोर्फस इरेगुलरली अरेंज होते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एमोर्फस के। अगर इसको आप एग्जांपल से समझना है तो ये समझ लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है कि जैसे अभी क्लास में स्टूडेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं और वहाँ पे टीचर भी है, तो सभी बच्चे कैसे अरेंज होते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक ज्योमेट्रिकली मैनर के अंदर अरेंज होते हैं। लेकिन अगर वो टीचर क्लास से बाहर निकल जाए तो फिर बच्चे क्या करते हैं, फिर वो इरेगुलरली, डिसऑर्डरली, हैपहैजार्डली अरेंज हो जाते हैं। तो वो अगर किसी सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिसऑर्डरली, इरेगुलरली अरेंज्ड हों तो वो सॉलिड होता है एमोर्फस सॉलिड। तो बेसिकली आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि एमोर्फस क्या होता है और क्रिस्टल क्या होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट है, देखो एमोर्फस सॉलिड की कोई पार्ट नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मोलिक्यूलर सॉलिड्स, इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। अभी केवल मैं आपको बता रहा हूं कि सॉलिड्स की कैटेगरी क्या है, क्लासिफाई कर रहा हूं। एक एक पॉइंट को डीप में डिस्कस करेंगे, वो टेंशन मत लो। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी आगे 4 पार्ट होते हैं, मोलिकुलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इसमें भी मोलिकुलर सॉलिड्स के भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। तो ये जो पूरा चार्ट है ये डिवाइड करता है सॉलिड्स को। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं। तो एग्जाम में हमारे टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस बताइए। तो एक डिफरेंस जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, ए सॉलिड इज सेड टू बी क्रिस्टलाइन इफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। और एमोर्फस में क्या होता है, इरेगुलर फैशन या हैपहैजार्डली। हैपहैजार्डली का मतलब होता है बेतरतीब, अस्त व्यस्त। ठीक है, ए सॉलिड इज सेड टू बी एमोर्फस इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन और अरेंज हैपहैजार्डली। ओके, तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड पॉइंट आता है, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। किसके पास होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज होता है और अमोर्फस होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स की स्कूल में असेंबली होती है, प्रार्थना सभा होती है, ठीक है, उस असेंबली में सभी स्टूडेंट्स ऐसे लाइन बना के खड़े होते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, फिर उनकी वर्टिकल लाइन होती है। अगर अपन स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, स्टार्टिंग 10 स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, अगर वो जिस ऑर्डर में खड़े हैं तो लास्ट तक वाला स्टूडेंट भी उसी ऑर्डर में खड़ा होता है। तो वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी होता है कि एक पार्टिकल, कुछ पार्टिकल जिस ऑर्डर में है उस क्रिस्टल के एंड तक के पार्टिकल उसी ऑर्डर तक अरेंज होंगे, मतलब लॉन्ग रेंज तक उसी ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होना, ये होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, अगर हम किसी क्लास में बात करें टीचर की एब्सेंस वाली, तो क्या होगा, स्टार्टिंग के मान लो 2 बेंच वाले बच्चे ठीक से बैठे हैं, लेकिन आगे वाली बेंचेस वाले बच्चे कैसे होंगे, ऐसी डिसऑर्डरली होगी, क्लास में तो टीचर है नहीं। तो वो मतलब एमोर्फस सॉलिड में जो ये जो ऑर्डर होता है वो पूरा लास्ट तक नहीं जाता है, पूरे क्रिस्टल एक ही ऑर्डर में, क्रिस्टल के पार्टिकल एक ही ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं, तो वो होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन आप देख लीजिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में इट मीन्स दैट देयर इज ए रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल जो अरेंज हुए हैं जिस रेगुलर पैटर्न में, वो ही
बार बार रिपीट हो रहा है पूरे एंटायर क्रिस्टल में। पूरे एंटायर क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे क्रिस्टल, आइस भी एक क्रिस्टल होती है, जैसे बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से थोड़ा सा भी आप ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते ही वो वाटर में कन्वर्ट होने लग जाता है। लेकिन अमोर्फस सॉलिड का कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मतलब हम आइस का कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, किसी और मेटल का कह सकते हैं जो क्रिस्टलाइन है, उसका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब उसी टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। जैसे चारकोल है, ग्लास है, इनका कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, तो एक काफी रेंज तक ये मेल्ट होते रहते हैं। तो हम बता नहीं सकते कि ये एक इस टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है। ये बात अब क्लियर हो गई? ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट. It changes into liquid state at a definite temperature, while an amorphous solid does not have a sharp melting point. For example, charcoal and glass. Okay. Next point आता है crystalline solids show breaks in cooling curve. आप ये देखिए, ये जो कर्व है ये कूलिंग कर्व है। कैसे बताता हूँ। अगर आप आगे जाएंगे टाइम के साथ तो देखिए टेम्परेचर यहाँ पर कहाँ है, वाई एक्सिस में। ग्राफ को अच्छी तरह से समझिए, एक मिनट। हाँ, ये देखिए टेम्परेचर कहाँ है, वाई एक्सिस में, टाइम कहाँ है, एक्स एक्सिस में। तो जैसे ही हम ग्राफ में ये आगे बढ़ रहे हैं, ये टाइम आगे जा रहा है, तो आप देखिए नीचे टेम्परेचर नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये कूल हो रहा है। पहले तो आप देखिए ये यूनिफॉर्मली कूल्ड हो रहा है, उसके बाद में एक ब्रेक पॉइंट आ रहा है। ये ब्रेक पॉइंट दिख रहा है आपको? यस। जैसे मान लो ये पानी है, ये कूल हो रहा है, कूल हो रहा है, कूल हो रहा है, ये बर्फ, यहाँ पर ये आइस बन गया। अब आइस के समय ये क्रिस्टल बन रहा है, पूरा आइस का क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। तो आप देखिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में टाइम तो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कितनी जल्दी डिक्रीज हो रहा है, कूलिंग यहाँ पर बहुत कम। हम कह सकते हैं इतने पोर्शन में टेम्परेचर बहुत कम डिक्रीज हुआ। ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो ग्राफ एक्स में तो आगे कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन वाई में नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वो भी बहुत कम डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है ये। तो यहाँ पर कितने ब्रेक पॉइंट है, एक तो ये ब्रेकिंग पॉइंट और एक बार ये यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड शो ब्रेक्स इन कूलिंग कर्व, ठीक है। जबकि एमोर्फस सॉलिड जो होता है, हम टाइम के साथ साथ अब कूलिंग देख रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। आपको कोई ब्रेक दिख रहा है इस ग्राफ में? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एमोर्फस सॉलिड शो स्मूथ कूलिंग कर्व। अब नेक्स्ट पॉइंट है एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं ना, वो लगभग उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड की तरह होती है। जैसे चारकोल हो गया, ग्लास हो गया, हम इनको इसलिए स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। स्यूडो का मतलब आभासी सॉलिड, एक तरह स्यूडो सॉलिड कहते हैं। आभासी सॉलिड मतलब पूरी तरह से सॉलिड नहीं होते। कौन? एमोर्फस। इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड की तरह रिजेंबल करती है, इसलिए इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अमोर्फस को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ग्लास जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है, स्यूडो सॉलिड कहलाता है, कंप्लीटली क्रिस्टल सॉलिड नहीं कहलाता है। हम इसको आगे इस बात को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले यहाँ पर एमोर्फस की आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एमोर्फस सॉलिड रिजेंबल लिक्विड्स इन मेनी एस्पेक्ट्स। The property of amorphous solids such as electrically conductivity, thermal conductivity, mechanical strength, refractive index, coefficient of thermal expansion are same in all direction. जैसे लिक्विड होता है, आपने थोड़ा फिजिक्स में चलते हैं यहाँ पे, आपने 10th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि जब भी लाइट किसी ग्लास में, वाटर में एंटर करती है तो वो लाइट बैंड होती है या उस लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है।
तो उसके अंदर कौन सा फैक्टर लगता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना किसी मटेरियल का ज़्यादा होता है उस मटेरियल के लिए लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाती है। तो किसी लिक्विड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है, बदलता तो नहीं है। लेकिन जो क्रिस्टल होते हैं, सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होता, अलग अलग होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिफरेंट, मतलब प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिफर हो रही है। लेकिन लिक्विड्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं एमोर्फस सॉलिड भी। एमोर्फस सॉलिड के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। इसका मतलब यहां पर एमोर्फस सॉलिड कैसा है, सेम बता रहा है, हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टीज की सेम है। तो ये आइसोट्रोपिक हो गया। ये बात आपको समझ में आई कि एमोर्फस सॉलिड में भी लिक्विड की तरह बहुत सारी प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में भी सेम रहती है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। सच सॉलिड्स आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक। ग्लास, गैसेस एंड लिक्विड आर आल्सो आइसोट्रोपिक। वो तो मैं आपको बता दिया आपको मैंने। ये बात आपको समझ में आई। आइसोट्रोपिक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइसोट्रोपिक में एमोर्फस सॉलिड किसी भी डायरेक्शन में देखने पर उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहती है, आइसोट्रोपिक। वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है एनआइसोट्रोपिक। वो आइसोट्रोपिक जैसा बिहेविंग नहीं करता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, देयरफॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन एज एनआइसोट्रोपिक। जैसे एक यहां पर एक फिगर देखिए, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने बना रखा है। इसमें अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, सी से डी आप देखिए, तो आपको अल्टरनेट मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। अगर मान लो कोई ऐसे जा रहा है तो उसको क्या प्रॉपर्टी दिख रही है, ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू। मतलब यहाँ पे मैंने अलग अलग एटम, इनको दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम अल्टरनेटिवली रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन के अलोंग चलेंगे तो देखो सेम एटम रिपीट हो रहा है, एक ब्लू ब्लू ब्लू, ग्रीन 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 ग्रीन। तो इस डायरेक्शन के अलोंग सिमिलर एटम आ रहे हैं, जबकि इस डायरेक्शन के अलोंग डिफरेंट एटम आ रहे हैं। तो देखिए ये हो गया ना एनाइसोट्रोपिक। इस डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, इस डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन हम किसी सॉलिड में जाएं और डिफरेंट प्रॉपर्टी मिले तो वो होती है एनाइसोट्रोपिक। इन द फिगर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम आर शोन। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आपको दिख रहे हैं इन टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। इफ द प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड अलोंग डायरेक्शन CD, आप वो डायरेक्शन CD के अलोंग अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे, ये देखिए, that will be different from those measured along the direction AB। अगर आप AB के अलोंग प्रॉपर्टी देखेंगे वो अलग होगी, CD के अलोंग प्रॉपर्टी देखेंगे वो अलग होगी। In the direction AB each row is made up of one type। AB में देखोगे एक ही टाइप की मॉलिक्यूल से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, जबकि CD में वो अलग अलग टाइप के 2 टाइप ऑफ एटम से बनी हुई है। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड गिव क्लीन क्लीवेज। जैसे ये एक क्रिस्टल है, यहाँ पे बनाते हैं हम डायग्राम। ठीक है, ये क्रिस्टल है। अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं, जैसे मान लो ये सोडियम है, NaCl ले लेते हैं, कट करते हैं तो बिल्कुल शार्पली ये कटेगा। क्लीन क्लीवेज, यहाँ से भी काटते हैं तो बिल्कुल शार्प कटेगा ये। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड गिव क्लीन क्लीवेज। अगर हम एमोर्फस सॉलिड को काटते हैं तो यहाँ से हमें क्लीन क्लीवेज नहीं मिलेगी, इररेगुलर कट मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक पॉइंट आपको मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स इन नेचर, व्हाइल amorphous solids are known as pseudo solids और super cooled liquids। pseudo solids मतलब, pseudo का मतलब आभास, जो सच में ना हो, सच में ना हो लेकिन हमें लगता हो कि हो। ठीक है, लगना, pseudo का मतलब कहते हैं लगना, आभासी, वर्चुअल कह सकते हैं। ठीक है, amorphous solid are known as pseudo solids और super cooled liquids, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक। और इसमें आते हैं ये क्रिस्टल्स आते हैं, जैसे NaCl, जिंक सल्फाइड, इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई द बॉटम्स ऑफ ग्लास इन ओल्ड बिल्डिंग्स आर थिक। अब क्या होता है, हमने क्या बात की कि भी एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो स्यूडो सॉलिड होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं,
तो उसमें ग्लास आता है, चारकोल आती है। तो हम पुरानी बिल्डिंग्स में देखते हैं कि जो कांच की खिड़कियां होती हैं, ग्लास विंडोज होती हैं, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, बॉटम पार्ट होता है, वो थिक हो जाता है। वो क्यों थिक होता है? क्योंकि जैसे ही वो उनका मान लो सन रेज उन पे पड़ती हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वो मेल्ट होती हैं। मेल्ट होने से या वो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है भाई। अगर वो मेल्ट होंगी तो वो जो बॉटम से क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और ऊपर से क्या रह जाएगा, थिन रह जाएगा। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर ये बात पता लगती है कि जो ग्लास है वो एक सुपर कूल लिक्विड की तरह काम करता है। तो एमोर्फस सॉलिड भी सुपर कूल लिक्विड की तरह ही काम करते हैं, बिकॉज ग्लास इज ए सुपर कूल लिक्विड और ए स्यूडो सॉलिड, as a result of which with increase in temperature it starts melting and change into the liquid state and settle at the bottom। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप के बारे में, और उसके बाद हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम यूनिट सेल्स के बारे में, प्रिमिटिव सेल्स के बारे में बात करेंगे और उनकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे।